मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस बार का जो फर्स्ट है रामनवमी, इसमें सब लोग श्रद्धालु बड़े मात्रा में आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और खूब घूम रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं। क्या कहेंगे, रामनवमी खास है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। हाँ जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरपुर से। दर्शन हो गए? अच्छे, कैसा लगा मंदिर के भीतर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बहुत ही सुंदर है। अंदर जाने के बाद मन मनमोहित हो जाता है। स्वर्ग है, स्वर्ग। स्वर्ग में आप प्रवेश कर गए हैं, ऐसा लगता है। मुजफ्फरपुर में क्या माहौल है? बहुत ही अच्छा है। मोदी मोदी राममय हो गया है सब, पूरा भारत योगी राममय हो मोदी गया। डबल इंजन सरकार। सरकार। आप कहाँ से आए? जी मैं दिल्ली से आया हूँ और अयोध्या आना था मुझे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाया था, तो अभी रामनवमी के मौके पे पूरे परिवार के साथ आए। यहाँ पिछले 5 दिनों से हैं अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ और बहुत मजा आ रहा है। हर मंदिर के दर्शन किए हैं। अच्छा लग रहा है। आप मुजफ्फरपुर से आए हैं? जी मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर को बहुत अच्छा माहौल है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, बहुत बढ़िया जीतेगी। ठीक है, मैं अंजलि के पास मैनपुरी जाऊँ, उससे पहले ये बच्चे जय श्री राम बोलना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए कैसे? जय श्री राम, ये उत्साह है, ये रंग है अयोध्या में, और रामनवमी के मौके पर नहीं, कुछ ये तस्वीर पूरे साल अयोध्या में रहती है और ऐसा ही उत्साह यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, साधु संत हैं, सब में बना रहता है। अंजलि का रुख करते हैं मैनपुरी से। अंजलि भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजलि, क्या तैयारी है मैनपुरी में चुनाव को लेके और रामनवमी को लेकर? बिल्कुल, जैसे देखिए अनामिका और सृष्टि बता रही थी सूर्य तिलक की कैसी तैयारी चल रही है, तो वहीं मैनपुरी में राज तिलक की कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो उठा है। जहाँ पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन बीएसपी ने यादव प्रत्याशी उतारकर यहाँ पर डिम्पल यादव के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं और अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। समाजवादी पार्टी की सियासत MY फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। चुनाव कोई भी हो, यादव और मुस्लिम वोटर्स को सपा का कोर वोटर माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने यादवों के दम पर ही समाजवादी पार्टी खड़ी की। मैनपुरी, इटावा, सैफई, आजमगढ़ जैसी सीटों को यादव वोटर्स के दम पर ही अपना गढ़ बनाया। अखिलेश यादव भी मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने के लिए PDA फॉर्मूला लेकर आए, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की कथनी और करनी में फर्क देखने को मिल रहा है। सियासी माइलेज के लिए अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में इन तीनों वर्गों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश की बेरुखी की वजह से ही पिछड़ों की पार्टी मानी जाने वाली अपना दल कमेरावादी ने गठबंधन से किनारा कर लिया। ST हसन जैसे अल्पसंख्यकों के दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन यादवों के दम पर सपा खड़ी हुई, उन्हें भी लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया गया। सपा ने सूबे में अपने कोटे की 62 सीटों में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें सिर्फ 4 लोकसभा सीट ही यादव समुदाय को दिए। कमाल की बात यह है कि चारों ही कैंडिडेट मुलायम परिवार से हैं, जिसमें 3 अखिलेश के चचेरे भाई हैं और 1 उनकी पत्नी है। यादव समुदाय हमेशा से सपा के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने यादव समाज के ऊपर परिवार को तरजीह दी। उत्तर प्रदेश में करीब 8% वोटर्स यादव समुदाय के हैं, जो ओबीसी समुदाय में आबादी का 20% है। सूबे के 44 जिलों में 9% वोटर्स यादव हैं, जबकि 10 जिलों में ये वोटर 15% से ज्यादा हैं। पूर्वांचल, अवध और ब्रिज के इलाकों में यादव वोटर्स सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। सपा सुप्रीमो अपने ही समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन जब बसपा ने मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया, तो अखिलेश यादव बीजेपी और बीएसपी पर मिलीभगत का आरोप लगाने लगे। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिली, वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। अखिलेश यादव की बौखलाहट बता रही है कि मायावती के इस दाव से
मैनपुरी में डिंपल यादव की सीट खतरे में पड़ सकती है। मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। इस बदलते समीकरण में बीजेपी और सपा दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार मैनपुरी ने निश्चित किया है, मैनपुरी ने नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैनपुरी ने नारा दिया है कि इस बार लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। मैनपुरी की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है और मैं समझती हूँ यहाँ पे खाली अब इस बात की लड़ाई है कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ा पाए। प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। यहाँ से ठाकुर जयवीर सिंह बड़े मतों से जीतने वाले हैं। अब की बार मैनपुरी की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खाली समाजवादियों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। इस मिथक को तोड़ने का और अब क्या समाजवादी पार्टी को बिल्कुल जड़ से निस्तो नाबूद कर देंगे। मैनपुरी जो पूरे उत्तर प्रदेश में माना जाता कि अखिलेश का गढ़ है, ये अखिलेश गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बहुत जल्द होने वाला है। कि जो गुंडई इन्होंने दी है, उस गुंडई के बदौलत ये कभी नहीं जीतेंगे और मैनपुरी लोकसभा से आपकी 2 लाख से जयवीर सिंह जीतेंगे, 2 लाख से। फिलहाल सपा की गढ़ मैनपुरी की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। सपा के पास जहां मुलायम सिंह का नाम है, वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। बात बीएसपी की करें तो शिव प्रसाद यादव के जरिए मायावती ने बड़ा दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि मैनपुरी के रण में किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैनपुरी के रण को दिखाया हमने कैसे कि क्या तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है, लेकिन चुनाव क्योंकि पूरे देश में है और जो बड़ी सीटें हैं उन पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में नागपुर, जहां से नितिन गडकरी एक बार फिर से मैदान में है, वहां पर क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से प्रचंड तैयारियां हो रही हैं, ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं, फिर रिपोर्ट में दिखाएंगे। दरअसल नागपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी काम करने वाले यानी परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में गिने जाते हैं और नितिन गडकरी की छवि काम करने वाले नेता की है। हालांकि नागपुर कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन एक बार फिर नितिन गडकरी के मैदान में उतरने से यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देश भर की नजरें इस पर हैं। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रही है। ऐसे में हम नागपुर भी पहुंचे हैं, देखते हैं वहां पर रण कैसा है और पार्टियों की तैयारी कैसी है। इस रिपोर्ट में कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को चुना। विकास के विजन और जनता से सीधे संवाद के चलते नितिन गडकरी की नागपुर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 10 वर्षों में गडकरी ने नागपुर की सभी गलियों और मोहल्लों को छान मारा। शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां उन्होंने काम न किया। 2014 से 2024 तक गडकरी के किए कामों के दम पर बीजेपी ने तीसरी बार नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं INDIA की बात करें तो कांग्रेस ने विकास ठाकरे पर भरोसा जताया। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष जातीय समीकरणों को साधते हुए जीत की व्यूह रचना कर रहा है। वहीं बीजेपी के पास नितिन गडकरी के विकास कार्य हैं। 2014 में भले ही गडकरी मोदी लहर के दम पर चुनाव जीते हों, लेकिन 2019 में वो अपनी विकास पुरुष वाली छवि के चलते संसद पहुंचे थे। 2024 के चुनाव में गडकरी अपने विकास के विजन के साथ ही जनता के बीच है। देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में भी लाखों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसका सीधा फायदा उनके क्षेत्र की जनता को हो रहा है। इतना करें कि यहाँ के एयरपोर्ट को उन्होंने मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एयरपोर्ट और कार्गो हब के रूप में विकसित करने का काम किया है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है। नागपुर में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा तो जाति की सियासत करने वाले प्रकाश आंबेडकर ने बिना मांगे ही कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे के हौसले बढ़ गए। लेकिन नागपुर की जनता जाति के बंधनों को तोड़ते हुए विकास को अहमियत दे रही है।
यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल है ज्यादा। इस बार का चुनाव पंजा आएगी तो बीजेपी ही फॉर श्योर। बीजेपी आएंगे। बीजेपी आ रही है। हाँ वही लगेगा। बीजेपी 400 पार होने वाला है। 400 पार होने वाला है। नागपुर में बीजेपी की बूथ स्तर पर चुनावी मशीनरी एक्टिव है। गडकरी ने इन 10 वर्षों में नागपुर को जोड़ने वाली सड़क, एक्सप्रेसवे, एम्स, IIT, IIM, महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं दी। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 वर्षों में गडकरी ने नागपुर के विकास के लिए सरकारी खजाने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे जनता में गडकरी के लिए विश्वास बढ़ा। माहौल नागपुर का माहौल क्या कह रहा है कि बस कमल ही कर रहा है। पंजे का राज आएगा। आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सी पार्टी का माहौल है? बीजेपी। तो क्या वजह है? अरे नहीं, पक्की हमारी बीजेपी, हम पक्के हिंदू हैं गडकरी साहब। देश में तो मोदी जमेगा ना, मोदी साहब। नागपुर में कौन जमेगा? गडकरी साहब। ये चुनावी माहौल क्या है इस बार का? बीजेपी। बीजेपी। तो क्या खास है ऐसा? काम। नागपुर का सियासी रण बेहद रोमांचक हो गया, जहां एक और विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी के विकास कार्य। अब ये देखना होगा कि क्या गडकरी जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।